नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज़ मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ दिव्य सहगल। आज हम बात करेंगे 24 की चुनौती की। जी हां, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और मध्य प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए चुनावी तैयारियां तेज होती जा रही हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों खेमों ने दो हाथ करने के लिए अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के भाजपा में जाने से कांग्रेस की राह कठिन मानी जा रही है, तो वहीं भाजपा को अपनों के भीतर घात का डर सता रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव का यह दंगल और इस दंगल का ऊंट किस करवट बैठता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की विदाई के साथ शिवराज सिंह चौहान पुनः सत्ता में पहुंचकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सिंधिया समर्थकों के साथ मिलकर नई सरकार चलाने लग जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव ने प्रदेश सरकार की भी नींदें उड़ा रखी हैं। दरअसल कमलनाथ सरकार से असंतुष्ट होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों और 22 विधायकों सहित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक सभी विधायकों और मंत्रियों को दोबारा मैदान में उतारा जाएगा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी वेट एंड वॉच की भूमिका में नजर आ रही है और भाजपा को यह भी डर है कि कहीं पार्टी के साइडलाइन नेताओं द्वारा चुनाव के समय कोई भितरघात नहीं कर दिया जाए। हालांकि पार्टी के नेता इस बात को पूरी तरह से इस पर इनकार करते नजर आ रहे हैं। बात अगर ग्वालियर अंचल की करें तो यहां पर 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर विधानसभा और डबरा विधानसभा हैं, जहां भाजपा की ओर से ग्वालियर विधानसभा से पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का टिकट पक्का है, तो वहीं ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल और डबरा से इमरती देवी मैदान में उतरेंगी। भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी की माने तो पार्टी की पूरी तैयारी है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम काम कर रही है। उनका कहना है कि सभी विधानसभाओं में सोशल मीडिया के लिए एक विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की गतिविधियों और काम के बारे में बताया जा रहा है। इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी का, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ग्वालियर महानगर जो मेरा क्षेत्र है उसमें 2 उपचुनाव होने हैं, एक ग्वालियर पूर्व का, एक ग्वालियर विधानसभा। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के हमारे प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, माननीय गौरीशंकर जी बसेन जो हमारे पूर्व मंत्री हैं वो प्रभारी नियुक्त हुए हैं। ग्वालियर विधानसभा में जयंत मलैया जो पूर्व मंत्री हैं वो प्रभारी नियुक्त हुए हैं। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव चुनाव के लिए तैयार रहता है। हमको कोई अलग से तैयारी नहीं करनी होती है। हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आते हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के संपर्क में रहते हैं और डे बाई डे हमारा कार्यकर्ता जनता के संपर्क में रहता है। इसके अलावा बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और जो साहित्य हमको प्रदेश से आया है, जिसमें एक तो माननीय मोदी जी की चिट्ठी है और हमारे प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पत्र, ये हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एक एक घर में जाकर वितरित कर रहे हैं। इस माध्यम से उनका जनता से सीधा संपर्क भी हो रहा है और हम अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हम हर मतदान केंद्र पर 150-200 ऐसे मोजिज़ लोगों का ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके माध्यम से हम अपना साहित्य, अपनी नेताओं की वीडियो ऑडियो उन तक भेज पाएंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव उसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रहने वाली है। और जब बालेंदु की घर वापसी को लेकर कमल माखीजानी से सवाल किया गया तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए ये भी आपको सुनवाते हैं। अगर 250 ग्राम कोई सामान हमारा जाता है और 25 किलो सामान आता है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ना, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बालेंदु जी गए हैं तो एक बहुत बड़ा परिवार कांग्रेस का हमारे साथ जुड़ा है और इन सब का जो चेहरा थे, जो राष्ट्रीय चेहरा थे, वो हमारे साथ में आजकल माननीय सिंधिया जी। तो भाजपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी उपचुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी पर्यवेक्षकों ने जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां बैठकें शुरू कर दी हैं। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा का कहना है कि पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में जीत हासिल करेगी और इसके लिए आईटी सेल का भी सहारा लिया जाएगा। कांग्रेस के उपचुनाव जो होने वाले हैं, पूरी तैयारी है पार्टी की और निश्चित तौर पर सब जगह हमारे पर्यवेक्षक आना चालू हो गए हैं। कई स्तर पर आने लगे हैं, वो ब्लॉक स्तर पर भी जा रहे हैं, तालुका स्तर पर भी जा रहे हैं, जिले स्तर पर भी जा रहे हैं।
कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनका सबका एक ही लक्ष्य है कि हमको ये उपचुनाव जीतना है। तो कांग्रेस की पूरी मुस्तैदी के साथ में तैयारी है और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से हम जीत हासिल करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पर कांग्रेस एक महासमुद्र है और कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता दिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश की बात करें हम तो मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे शीर्ष नेतृत्व है जिनको कि अनुभव है, पूरी ज़िंदगी उनको कांग्रेस के संगठन और सत्ता में उन्होंने व्यतीत किया है। बालिंदु शुक्ल के बारे में क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से बालिंदु शुक्ल की घर वापसी पर अशोक शर्मा कांग्रेस नेता स्वागत करते हैं, आइए ये भी सुनते हैं। उनका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर वो तो कांग्रेस के ही थे, बीच में किन्हीं कारणों से वो हमसे अलग हुए, लेकिन जब वो फिर से लौट के आए तो हमने पलक पांवड़े बिछा के उनका स्वागत किया है। व्यक्तिगत तौर पर वो मेरे तो अग्रज हैं और उनका मार्गदर्शन भी मिला, उनका सहयोग भी मिला और उनसे सीखने का मौका हमको जो मिलता है, हम चाहते हैं कि उनसे उनके आने के बाद में कांग्रेस मजबूत होगी। आईटी सेल को लेकर क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा आईटी सेल है, मध्य प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा एक प्रकोष्ठ है और वो आईटी सेल में सारे, चाहे वो हमारे सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता हों, मंडलम स्तर के कार्यकर्ता हों, वार्ड स्तर के कार्यकर्ता हों, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हों, जिला स्तर के कार्यकर्ता हों, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हों, वो आईटी सेल बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, लगन से और पूरी निष्ठा के साथ में काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं, अरुण यादव जी हैं, विवेक तनखा साहब हैं, तमाम ऐसे बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं जो कि जिनको अनुभव है और ये सारे के सारे लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करने के लिए, विशेष करके उपचुनाव में चुनाव जीतने के लिए पूरी मुस्तैदी और एकता के साथ में लगे हुए हैं। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर, भारतीय जनता पार्टी जाने पर क्या प्रतिक्रिया अशोक शर्मा ने दी, आइए सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है तो उनको या उनके साथियों को ये प्रश्न करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि उनका अपमान क्यों किया जा रहा है, उनके साथ में ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अभी तो शुरुआत है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ कर रही है तो ना हमारे लिए, ना उनके लिए, ना किसी के लिए ये कोई उचित कार्रवाई अपन नहीं मान सकते। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जहां चुनाव में जीत का दम भर रहे हैं, तो वहीं दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता राकेश झा ने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक से भी बात की। डॉक्टर पाठक का कहना है कि कांग्रेस के पास इस वक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का प्रयास जरूर किया जाएगा कांग्रेस द्वारा। वहीं भाजपा के लिए भी चुनाव चुनौतीपूर्ण रहेगा। खासकर पार्टी को उन नेताओं को लेकर विशेष मेहनत करनी पड़ेगी जो कि पिछले चुनाव में कांग्रेसी नेताओं से चुनाव हारे थे और इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जो पार्टी अपने नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं पर पकड़ बनाए रखेगी, चुनाव परिणाम उसी के पक्ष में होंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो तो जितना खो सकती थी वो खो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से और उनके साथ इतने सारी बड़ी संख्या में विधायकों के जाने से सरकार चली गई कांग्रेस की। तो कांग्रेस के सामने तो पाने के लिए ही है। उतनी ही चुनौती बीजेपी के सामने है कि दल बदल करके सरकार तो बना ली है, लेकिन उन्हें जितनी निर्धारित संख्या में विधायक चाहिए वो कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है उनके लिए, क्योंकि 24 सीटों पर चुनाव होना है और उनमें से पिछले चुनाव में ज़्यादातर सीटें बीजेपी हारी थी। लेकिन अब दल बदल के बाद क्या परिदृश्य होगा हम सब जानते हैं। जो डील हुई है दल बदल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसमें ये तय है कि जो भी विधायक और तत्कालीन मंत्री दल बदल करके आए उन्हें टिकट मिलना सुनिश्चित है। देखिए, बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जिन लोगों को वो दल बदल करा कर लाई है, ये वे सारे लोग हैं जिन्होंने अभी 2 साल पहले यानी नवंबर 2018 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही चुनाव हराया है। तो बीजेपी के सामने चुनौती ये होगी कि वे जो हारे हुए लोग थे, ये 24 लोग,
यद्यपि 2 सीटें मृत्यु के कारण रिक्त हुई हैं और एक जौरावाली बनवारी लाल शर्मा जापथाप और वहाँ मनोहर ऊंटवाल वाली, वे बीजेपी की ही थी। लेकिन जहाँ पर दल बदल करके बीजेपी में आए लोग हैं, उन्हें उन लोगों को साधना होगा सबसे पहले, न केवल प्रत्याशियों को बल्कि पार्टी को भी। जो लोग हारे थे वो है अब जो विद्रोह के स्वर धीरे धीरे सुनाई देने लगे हैं। दीपक जोशी जो शिवराज सरकार में मंत्री थे, पिछली बार चुनाव हार गए थे, वे लगातार मुखर होकर कह रहे हैं कि मेरे सामने सभी विकल्प खुले हैं। भांडेर में घनश्याम पिरोनिया, जिनका पिछली बार 2018 में टिकट काट दिया गया था, वे साफ बोल रहे हैं कि मेरा टिकट काटा था इसलिए बीजेपी हारी थी, और अब दल बदल करके कांग्रेस से जो आई हैं उन्हें बीजेपी पार्टी टिकट क्यों दे रही है, मुझे टिकट मिलना चाहिए। ये चुनाव जैसे जैसे करीब आता जाएगा बीजेपी के सामने ये चुनौती बढ़ती जाएगी। अब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ तो ये है कि उसकी तो बारात लुट गई। देखा जाए तो एक चलती हुई सरकार का डूबना, और इस तरह से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता के दल बदल से सरकार का चले जाना ऐतिहासिक झटका है कांग्रेस के लिए। उससे उबर पाना आसान नहीं है। अब कांग्रेस के सामने चुनौतियों पर हम बात करेंगे। पहली बात, ग्वालियर चंबल अंचल जहां 16 सीटें हैं, वहीं बीजेपी कांग्रेस के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस अंचल में तो कांग्रेस नाम की पार्टी पहले भी कभी नहीं थी, वो सिंधिया कांग्रेस थी, और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री अपने अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में गए हैं। उन्होंने बड़ी रिस्क ली है। तो अब कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि प्रत्याशी नहीं इन 16 सीटों पर देखा जाए, क्योंकि सचमुच जो अच्छे प्रत्याशी थे उन्हीं को तो टिकट मिले थे और वे चुनाव जीते थे। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव के उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए हैं। चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन सिंधिया का भविष्य इन विधानसभा उपचुनाव पर टिका हुआ जरूर है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि यह ऊंट किस करवट बैठता है। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।